आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेटेड सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आज के क्लास से ही 4 सवाल छप जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि सीडीपी में 30 में 30 आ जाए आपका बाल विकास में, और साथ ही आप चाहते हैं कि जेटेड परीक्षा में 150 में 120 प्लस आए और यूपी बिहार को पछाड़ के, साथ ही आपका जो पड़ोसी, आपका जो दुश्मन बोला था कि उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो याद रखिएगा उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। इतना दिन इंतजार कर लिए हैं तो मात्र 2 से 3 महीने इंतजार कीजिए, आपके पक्ष में रिजल्ट होगा और आपके पक्ष में चीजें होने वाली हैं। बस पढ़िए जो चीज चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को प्यारे साथियों। है तो आप देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हर ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे प्यारे साथियों। हर ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा, आपको डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको डायरेक्ट वही लड़ेगा एग्जाम में जो हम बता रहे हैं, वही छपेगा जो हम बता रहे हैं। देखिएगा आज के क्लास को, बाल विकास शिक्षण शास्त्र जो हम बताएंगे 30 में 30 सीडीपी आएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो आपका सीसीई, जिसका नाम है, आज का चैप्टर का नाम ही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहां पे देखिए साथियों, सवाल पहला आ गया आपके बीच में, क्या है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि सीसीई का पूर्ण रूप क्या है। सीसीई का पूर्ण रूप प्यारे साथियों बहुत आसान है, पहले हम इसका थ्योरी पढ़ा दिए हैं। थ्योरी नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिए, और सभी क्वेश्चन आपको टेस्ट में वही से आएंगे जो थ्योरी बताए हैं। देखिएगा, सीसी का एक शिष्य होता है आपका, क्या होता है, कंटिन्यूअस। एक शिष्य होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अब एक इस इवैल्यूएशन, यानी हिंदी होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो कौन ऑप्शन में देखिएगा, कंटिन्यूअस एंड क्रिएटिव, ये नहीं होगा। कंटिन्यूअस सही है, शिष्य एक शिष्य। फिर आपके यहाँ ठीक है, शिष्य कॉम्प्रिहेंसिव है, इस इवैल्यूएशन है, ठीक है। ये ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे कंप्लीट है तो होगा नहीं, इस चीज से कांस्टेंट होगा नहीं, पहला ऑप्शन में ही, पहला में ही गलत हो जा रहा है। तो सीसी का पूर्ण रूप देख लिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बोलता है कि एक साल में एक बार मूल्यांकन नहीं करना है, बच्चे का लगातार कंटिन्यूअस मूल्यांकन करना है, ताकि बच्चे के समय पर पता चल पाए कि कमी कहाँ रह गया है, और कमी को पता चल पाए और प्रगति कितना कर पाया है, ताकि समय पर चीजों को सुधारा जा सके यदि कमी रह गई है तो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 1986 में पहली बार जो है इसको लागू का सुझाव दिया गया था। लागू करने का सुझाव पूछे जाएगा कि सीसीई को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का सुझाव कब दिया गया, तो आपको 1986 में। अब बात करते हैं एनसीए 2005 में बोलता है कि देखिए, ये आप पढ़ाई लिखाई का मूल्यांकन कर ही रहे हैं, इसके साथ आपको और भी बच्चे के गुण है, जैसे कि उसके खेल, उसके कला उसके अंदर है, उसका भी मूल्यांकन, यानी कि शैक्षिक के साथ शैक्षिक चीजों का मूल्यांकन की बात कहां पे बात किया गया, 2005 में एनसीए। अब आता है आरटीई 2009। आरटीई राइट टू एजुकेशन, आपको पता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसी के तहत जो है इसको सीसीई को लाया गया। और सीसीई को जो प्यारे साथियों है, ध्यान रखिएगा, किस बोर्ड सबसे पहले जो है सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया था। पूछा जाएगा आपसे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई जो है इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, सीबीएसई के द्वारा पहली बार शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, अक्टूबर 2009 में पहली बार जो है क्लास 9th के जो है, क्लास 9th के बच्चों के लिए इसको लागू किया गया था। ताकि ये क्यों लागू किया जाता है, लगातार मूल्यांकन क्यों होता है, क्योंकि ताकि बच्चों के अंदर जो है परीक्षा का, एग्जाम का जो है मूल्यांकन का डर न रहे। एक बार होता है एग्जाम तो डर आता है, लगातार मूल्यांकन होता है तो बच्चे के अंदर जो है डर नहीं होता है, तो डर खत्म करना। और याद रखिएगा, ये जो आपका है 2009 में किसके तहत, तो आपका आरटीई के धारा 29(1) के तहत, धारा 29(1) के तहत जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लाया गया। और इस पर आधारित सवाल तो कराएंगे ही हम, आपको पता ही है। और कोई यहाँ पे नोट्स में आप सुधार लेंगे कि लागू जो है आपको 2009 में, अक्टूबर 2009 में आपको लागू है ना। और पूछा जाएगा
शिक्षा का अधिकार का अधिनियम पूरे भारत में लागू कब हुआ था? पूरे भारत में क्या शिक्षा का आरटी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछाया जाएगा, सीसी नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछा जाएगा कि कब लागू हुआ, तो आप जवाब देंगे कि सर 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो था उसको 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन सतत व्यापक मूल्यांकन क्लास 9 के बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों में डर न रहे एग्जाम का, तो उसके लिए अक्टूबर 2009 में सीसी को लागू किया गया था सीबीएसई के द्वारा। ठीक है ना, चलिए इतना देख लिए। अब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, इसमें सवाल आएगा वैसे सब चीज को क्लियर कर देंगे। प्यारे साथियों इस क्लास को देख लेते हैं, जो भी सवाल आएंगे हम जो बता रहे हैं यहीं से चीजें आएंगी, आपको ध्यान दीजिएगा। सीसीई को भारत में किस बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था? पूछ रहा है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है किस बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था? तो बोल रहा है कि आईसीएसई बोर्ड, जी बिल्कुल नहीं। यूपी बोर्ड नहीं, अभी जस्ट ही बताया है कि सीबीएसई द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप चाह रहे हैं उसको वक्त दीजिए, आपको चीज मिल जाएगा। इंतजार 10 साल के बाद एग्जाम डेटेड परीक्षा हो रहा है प्यारे साथियों, 10 साल के बाद अगला डेटेड परीक्षा कब होगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको बढ़िया से एग्जाम को देना है प्यारे साथियों। यहाँ पे है सीसीई की शुरुआत कब हुई थी? अभी तुरंत बताए हैं कि 15 अगस्त 2008 को, जी बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी 2010 नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2009 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग देख अप्रैल 2010 दो देखते होंगे आप लोग, आरटीई लागू हुआ है। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, ये नहीं हुआ है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2009 में जो है प्यारे साथियों ये लागू हुआ है, क्लास 9 के बच्चों पर पहली बार इसको ट्रायल किया गया था। चलिए हो गया इसका। चलिए देखिए अगला सवाल, अगला जो है चौथा नंबर सवाल है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। सीसीई किस अधिनियम के तहत लाया गया था? जो सततम व्यापक मूल्यांकन है किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो ऑप्शन ए में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009। तो जी बिल्कुल आपका ऑप्शन ए में ही आपका दे दिया है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया ना। 1986 में सुझाव दिया गया था शिक्षा का अधिकार, आपका जो सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 1986 में, वहां सुझाव दिया गया था कि सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का सुझाव, लेकिन आरटीई एक्ट में ही आया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है 5वां नंबर, सीसीई में व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का अर्थ है। कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का अर्थ क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो यहां पे बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक मतलब होता क्या है? देखिए तो बच्चे की शैक्षिक मूल्यांकन तो करना ही है, साथ में शैक्षिक मूल्यांकन करना है, तो दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो पहले जो था शैक्षिक मूल्यांकन केवल होता था, जैसे कि उसके अंक जो मार्क्स आ रहे हैं एकेडमिक, उसका स्कूल में जो पढ़ाई कर रहा है उसका अंक कितना मार्क्स ला रहा है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, ये हो गया शैक्षिक। साथ ही यहाँ पे बात करें शैक्षिक की बात करें तो यहाँ पे बच्चे के अंदर कला है, उसकी खेल है, उसकी रुचि है, उसकी जो भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा है एजुकेशन के अलावा वो सब का मूल्यांकन करना है, ताकि बच्चे के संपूर्ण विकास किया जा सके, समग्र विकास किया जा सके। तो आपका बात व्यापक माने होता है स्कूलेटिक और को स्कूलेटिक, यानी शैक्षिक चीजें और शैक्षिक दोनों चीजों को जो है साथ मिला देते हैं तो उसका व्यापक रूप हो जाता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे किसमें है शैक्षिक विषयों का कुल मूल्यांकन? नहीं, केवल शैक्षिक चीज का मूल्यांकन नहीं बात करता है, छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन की बात जी बिल्कुल करता है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है शैक्षिक में आपका क्या हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, फिर इसमें आपका भावनात्मक हो गया, फिर आपका शारीरिक हो गया। तो ये तीनों चीजों को बोल सकते हैं, ये तीनों आपको कॉम्प्रिहेंसिव में आता है, ये भी है, या तो आपको दोनों चीज दे दे, शैक्षिक शैक्षिक। तो आपको हर तरह का जो मूल्यांकन की बात करता है वो इसी में बात करता है, याद रखिएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष, शैक्षिक या शैक्षिक दोनों चीज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा,
व्यापक। ये आपको इसको मिला देगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक चीजों को मिला देगा तो ये व्यापक रूप धारण कर लेता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे केवल बोला है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपका बात करें यहाँ पे साल के अंत में, जहां एग्जाम की बात करें साल के अंत में नहीं, लगातार करना है। फिर यहाँ पे केवल खेलकूद तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट की ओर जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन की यहां पे ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो पूरे वर्ष निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहे, वह क्या कहलाता है? देखिए योगात्मक मूल्यांकन जो है ना, ये साल के अंत में होता है, एंड ऑफ टर्म, एंड ऑफ टर्म, ये लगातार नहीं होता है, तो होगा नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन जो है लगातार चलता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब बच्चों को सिखाते हैं वो लगातार चलता है, ताकि बच्चे का जो है समय पर यदि कोई कमी रह गया है सीखने में तो बच्चे का समय पर सुधार किया जा सके। तो रचनात्मक आकलन जो होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये लगातार चलता है, पूरे सालों भर चलता है। कौन चलता है? यही रचनात्मक आकलन। याद रखिएगा जहां भी समेटिव असेसमेंट बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको समेटिव असेसमेंट से किधर जाना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर। ध्यान रखिएगा योगात्मक मूल्यांकन से बचना है, यहां पर रचनात्मक मूल्यांकन की ओर जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं प्यारे साथियों। सवाल बहुत बेहतरीन आपका है, जो बता रहे हैं वही एग्जाम में लड़ेगा भी, जो बता रहे हैं वही एग्जाम में छपने वाला है, तो आपको चुकना नहीं है। चुक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है प्यारे साथियों, और जो बता रहे हैं वही एग्जाम में लड़ेगा भी। और आपके पड़ोसी इंतजार हार का कर रहा है, इसलिए आपको हारना नहीं है, जीतना आपको है। CCE के अनुसार यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन में अंकों का स्थान किसका प्रयोग किया जाता है? अंकों के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिशत का नहीं, केवल यहां आ गया तो मारेंगे ही नहीं। ग्रेड का बात करते हैं, A, B, A1 ऐसे, तो ग्रेड की यहां बात करते हैं, आपको अंक के स्थान ग्रेड की बात करते हैं। कहां पे? इसी में बात करते हैं, सतत मूल्यांकन में अंकों के स्थान पर ग्रेड देते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। यहां पे 1 नंबर सवाल है, क्या कहता है? छात्र के व्यवहार, उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार, उसकी रुचि यानी कि इंटरेस्ट और मूल्यों का मूल्यांकन किस क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं? क्या बात कर रहा है? उसकी रुचि की बात कर रहा है। संज्ञान में उसकी दिमाग, उसके किताबी चीज को बात करता है, ठीक है। बौद्धिक क्षमता की बात करता है संज्ञानात्मक में। भावनात्मक में बात करता है उसकी व्यवहार को, उसकी रुचि का, उसके मूल्य का, उसके आदत का, उसके एटीट्यूड का। कहां में बात करता है? उसके भाव, हृदय का। इफेक्टिव मैंने कहा होता है हृदय का, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। क्रियात्मक में होता है उसकी जो भी शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक जो भी एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, वो सभी किस में आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो भावनात्मक में, भावात्मक में हो जाएगा वही, रुचि हो गया ना। तो आपका 8 का बी हो गया आंसर करेक्ट। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, और नया बैच यहाँ स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल आप, एक बैच का जो है सिलेबस एंड हो गया है और आप चाहते हैं कि हमारे बैच से जुड़ने के लिए, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। और यहां से जुड़ने से आपको क्या है? आपको सिलेबस, नोट्स, और आपको बात करते हैं PYQ प्रैक्टिस सेट मिलेगा एक साथ। और प्यारे साथियों, जो भी चीजें पढ़े अनुभवी शिक्षक से पढ़िए, चाहे जो भी हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको पता ही नहीं कि क्या होता है टेट एग्जाम, और उसमें फंस रहे हैं, तो वैसे लोगों से फंसने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि पता है कि आपको जो रास्ता, आपको बुखार लगा है, आप दवाई खाइएगा मेगा पेन तो ठीक होगा? नहीं ना होगा, तो आपको सूखने वाला, जख्म सूखने वाला है। तो याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं तो ऐसा जग जाइए आप जहां मिले आपको। याद रखिएगा, आपको बुखार लगा है, आप जाइएगा हड्डी के डॉक्टर के पास तो ठीक होगा? नहीं ना होगा। तो यही याद रखिएगा, वैसे चीज पढ़िए। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए प्यारे साथियों सीटेट परीक्षा में पास करके बिहार शिक्षक भर्ती में बहाल हो चुके हैं, और उनकी नियुक्ति हो चुकी है, 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं, और उनका मेरा जो है
यूट्यूब का मेरा जो लोगो है वहां पे उनका फोटो लगा हुआ है, वो बहाल हो गए हैं मेरे से पढ़े हुए, लगातार जो पैसे पढ़ते हैं और 15 से 20 दिन में हम पढ़ा के सीटेट पास कराते हैं। अब आपके पास जेटेट परीक्षा में बहुत समय है, क्योंकि हम गुजारते हैं सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट से, ये 4 चरण से गुजार देते हैं। और नोट्स देने के साथ हम आपको छोड़ते नहीं है, आपको पैड ग्रुप में ऐड करते हैं। पैड ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाता है, और नोट्स मिलने के साथ उसी दिन से आप पैड ग्रुप में आप डेली टेस्ट लगा पाएंगे, एग्जाम तक लगातार कर पाएंगे। और जो भी नोट्स है टू द पॉइंट है, और जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स है। जेसीईआरटी है, जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप जुड़िए, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, तो 10 साल बाद मौका मिल रहा है। आपका पड़ोसी, आपका जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, इंतजार आपके हार का कर रहा है, लेकिन आप जीतने वाले हैं, क्योंकि आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप जुड़ने वाले हैं एक अच्छे शिक्षक से, जो आपको बताएंगे कि क्या सफलता का रहस्य है। वही है, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वह वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाइए, और नया तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा सिंपल भाषा में, आप बढ़िया मार्क्स लाएंगे, आप जेटेट परीक्षा में पास 120 प्लस आएगा, और यूपी बिहार के पछाड़ के जनरल सीट कब्जा कराना है मेरा लक्ष्य है। आप यही नहीं, आपको सीटेट जेटेट परीक्षा पास कराकर आपको एक सीट पक्का कराना है सहायक आचार्य की भर्ती में। प्यारे साथियों, जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाइए, और किसी और को जुड़ना चाहें तो उनको बता सकते हैं। और अभी से हम आपको 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे इस नोट्स को, ठीक है ना, तो आपको डरना नहीं है। यहां पे देखिएगा, ज्ञान, बोध और समझ जो है, क्या बोल रहा है, ज्ञान का, उसके नॉलेज का, उसके बोध का, उसके समझ का परीक्षण मूल्यांकन के किस पक्ष का हिस्सा है। तो यहाँ पे भावनात्मक में बताएं, रुचि हो गया उसका, उसके व्यवहार का करते हैं, ठीक है, और क्रियात्मक में उसके शारीरिक चीजों का करते हैं। तो संज्ञानात्मक में क्या करते हैं, उसी ज्ञान का बोध का किसमें करते हैं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव में करते हैं। तो आपका कौन ऑप्शन हो गया, तो आपका 9 का सी करेक्ट हो गया प्यारे साथियों, आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। यहां पे जो है निम्नलिखित, यहां पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य घटक है, कौन सा मुख्य घटक है। तो यहाँ पे कक्षा कार्य, क्लास वर्क, जी बिल्कुल, गृह कार्य, होमवर्क भी है, आपका परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी है, और आपका यहाँ पे यानी कि ऑप्शन ए सब सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो अगला सवाल है, बोल रहा है कि सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता है कि यह शिक्षक केंद्रित, जहां भी शिक्षक केंद्रित मिले उसको काट देना है। यह छात्र केंद्रित है, जी बिल्कुल, और समग्र विकास, हाँ तो ये बात करता है छात्र केंद्रित और समग्र विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, बच्चा का सब पक्ष का विकास करना है, उसके संज्ञान का, उसके भाव का, उसके शारीरिक पक्ष का, या उसके शैक्षिक हो या शैक्षिक, वही होता है व्यापक। तो यहाँ पे सी क्यों ना केवल बात कर रहा है, फिर इसमें डी में केवल है, तो ये नहीं होगा। तो क्लियर है आपको प्यारे साथियों, टैग वर्ड से ये जहर वर्ड है, ये जहर वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, तो केवल वाला तो ये तो होगा नहीं। आपका जहां पे शिक्षक केंद्रित मिले तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो जहर चीज जहां मिल जाए वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं सही। तो इस प्रकार से आपको टैग वर्ड को छांट देना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्यारे साथियों जो आपका है, विद्यार्थियों के कार्यों का वह संग्रह, विद्यार्थियों के कार्यों का वह संग्रह जो समय के साथ उनके कौशल, उनके स्किल और उनके विकास यानी डेवलपमेंट को दर्शाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो प्यारे साथी उनके बात करें, उनके कामों का संग्रह जो होता है, रूब्रिक्स में नहीं होता है, प्रोग्रेस कार्ड में, पोर्टफोलियो में होता है। बच्चे का जो है पूरा रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, पोर्टफोलियो में मिलता है। जो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जांचने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, जांच करने का बेस्ट तरीका क्या है, पोर्टफोलियो है। प्राइमरी लेवल पे बहुत बेस्ट है, इस सवाल डायरेक्ट आएगा। जहां पे बच्चों का कामों का संग्रह है, एक फाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में जो होता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो जो है
प्राथमिक स्तर बच्चे को जानने का बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है पोर्टफोलियो का जो है, आगे देखिएगा, पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, छात्र को फेल करना, ये जी बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगी। छात्रों की क्रमिक प्रगति को दिखाना, जी बिल्कुल, छात्रों को जो है क्रमिक प्रगति को ही दिखाना है। फिर आपका सी, जहां पे छात्र गलतियों का, यहाँ पे होगा नहीं। और अनुशासन बनाने की बात करें तो ये भी जहर वर्ड है, तो होगा नहीं। तो छात्रों की क्रमिक प्रगति दिखाना है कि बच्चा कहां तक पहुंच पाया है और बच्चों को कहां पे कमी रह गया ताकि उसको सिखाना है, उस चीज को जो गैप रह गया उसको सिखा देना है। तो आपका ये आपका ऑप्शन बी, 13 का बी हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन का सर्वश्रेष्ठ उपकरण कौन सा है? अभी तुरंत ही बताया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के जानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पोर्टफोलियो है। क्या है? पोर्टफोलियो। आंख बंद के मार लेना है, जहां पर बोल दे कि प्राथमिक स्तर बच्चे को जांचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो आप जवाब देंगे कि सर पोर्टफोलियो जो एक फाइल होता है, संग्रह होता है, बच्चे के कामों का संग्रह होता है, जिसमें बच्चे का क्रमिक विकास का रिपोर्ट होता है। चलिए 14 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 15 नंबर सवाल, जो आपको VVI इंपोर्टेंट है, जो बता रहे वही एग्जाम में छपेगा भी, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। पोर्टफोलियो सामग्री का चयन करते समय किसका समावेशन अनिवार्य है? पोर्टफोलियो में जो सामग्री का चयन करेंगे किसका करेंगे समावेशन? प्राध्यापक का? नहीं। फिर आपका केवल शिक्षक का? केवल जहर वर्डते होगा नहीं। तो यहाँ पे जी बिल्कुल विद्यार्थियों का जो है उनका जो है समावेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो आपका 15 का सी। बाहरी की जहां बात करेगा तो उसको रखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अगला पाड़ या बात कर रहा है साथियों, पाड़ या स्कैप होल्डिंग बोलते हैं, से क्या तात्पर्य है? देखिए ये वाइगोत्स्की द्वारा जो है, वाइगोत्स्की ये मनोवैज्ञानिक है, इनका थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं सोशल कल्चर थ्योरी, ये दिए हैं। अब इन्होंने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। यही बताया है कि पाड़ ये एक ढांचा बोले हैं, पाड़ या इसको बोलते हैं ढांचा बोलते हैं, या स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? तो बच्चे को जो है, जैसे कि शिक्षक आपको अस्थाई जो है, अस्थाई जो है टेम्पोररी हेल्प जो मिलता है बच्चे को, टेम्पोररी हेल्प, टेम्पोररी हेल्प बच्चे को देते हैं, वही क्या कहलाता है? अस्थाई सहयोग जो दिया जाता है बच्चे को, उसी को पाड़ या ढांचा बोलते हैं। इस ऑप्शन में ही दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी वयस्क, देखिए यहाँ पे छात्र को दंड देना, जहां दंड मिले तो जहर वर्ड होगा नहीं। फिर भी है किसी वयस्क के या साथी के द्वारा समस्या समाधान में दी गई अस्थायी सहायता। जैसे आप वो साइकिल नहीं चला पा रहा था, तो आप पीछे से धर के उसको सहयोग कर रहे हैं, तो आप साइकिल से उसको धर के पीछे धरे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो क्या है? अस्थायी सहयोग है। फिर सीख जाएगा तो आप उसको हमेशा के लिए थोड़े दे रहे हैं। तो अस्थायी सहयोग, उससे कोई जानकार ज्यादा है या व्यस्त हो सकता है वो दे सकता है, या शिक्षक दे सकते हैं। तो अस्थायी जो सहयोग दिया जाता है उसको है टेम्पोररी हेल्प, वही क्या कहलाता है? आपका बी, पाड़ या ढांचा। ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की जी इसको बोले हैं। छात्रों को अकेला छोड़ना ये होगा नहीं, स्वयं पढ़ाई करना ये होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। रूब्रिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है रूब्रिक्स साथियों, याद रखिएगा। रूब्रिक्स क्या है? तो पहला ऑप्शन में एक सजा देने की तरीका है, जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक मूल्यांकन का उपकरण है जो मानदंडों क्राइटेरिया को स्पष्ट करता है, जी यह एक उपकरण है जो भी मापदंड है बच्चे को जांचने का सभी को पूर्ति करता है। खेल सामग्री है? नहीं, ये खेल सामग्री नहीं है। ये स्कूल की समय सारणी भी नहीं है। ये बच्चे को मानदंड जो मूल्यांकन करते हैं उसका एक पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे जो अगला सवाल है साथियों, बोल रहा है कि रूब्रिक्स के माध्यम से
मूल्यांकन कैसा होता है, रूब्रिक्स से कैसा मूल्यांकन होता है, पक्षतापूर्ण, पक्षपात, शिक्षक जिसको मन रहेगा उसको मार्क्स दे देंगे ज्यादा, नहीं, अस्पष्ट नहीं, तो ये होता है सी ऑप्शन है, निष्पक्ष होता है, अस्पष्ट होगा और व्यवस्थित होगा। यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बच्चे के साथ भेदभाव होगा, पक्षपात हो सकता है। तो यहाँ पे जो है रूब्रिक्स जो है निष्पक्ष होता है मूल्यांकन, अस्पष्ट होता है, व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पे डी में ऑप्शन जहर वर्ड हो गया, तो ये होगा नहीं, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो आपका 18 का जो हो गया ए सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर की ओर। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, रूब्रिक्स के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो यहाँ पे मापदंड और स्तर, फिर आपका बी में है विवरण, और सी में अंक या स्कोर, और डी में उपरोक्त सभी। तो जी बिल्कुल आपका सभी आपका इसमें जो है ये सभी चीज इसमें दिखाता है रूब्रिक्स में। मानदंड में आपका जो है मापदंड, स्तर, विवरण और अंक या स्कोर सभी चीज दिखाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से पढ़िए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो है एक सवाल है, रूब्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होलिस्टिक होता है और एक आपका विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो है रूब्रिक्स आपका विश्लेषणात्मक 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 रूब्रिक्स क्या होता है, हर पक्ष का जो है, हर पहलू का विधिवत विधिवत जो है मूल्यांकन होता है। हर पक्ष का जो है बढ़िया से अलग अलग मूल्यांकन होता है। हर पक्ष का अलग अलग मूल्यांकन कौन करता है, विश्लेषण कौन करेगा, तो विश्लेषण में होगा। हर पहलू का अलग अलग मूल्यांकन कौन करता है, तो आपका करता है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। लेकिन समग्र रूब्रिक्स की बात करें तो ये क्या करता है, सब यह जब पूरे कार्य को एक साथ मूल्यांकन करना हो, जब पूरे कार्य को एक साथ मूल्यांकन करना है तो उसको याद रखिएगा, तो क्या करते हैं, समग्र रूब्रिक्स। लेकिन हर पहलू का अलग अलग मूल्यांकन करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स ना। अगला सवाल उसी पर आधारित है। चलिए अगला जो 21 नंबर है, प्यारे साथियों कह रहा है कि विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स यानी कि एनालिटिकल रूब्रिक्स की क्या विशेषता है। तो आपका ऑप्शन में है यह बहुत जल्दी मूल्यांकन करता है, नहीं, अभी बताया आपको है, इसमें हर मापदंड अलग अलग और सटीक और विस्तृत मूल्यांकन करता है। क्या करता है, हर मापदंड का अलग अलग और सटीक और विस्तृत मूल्यांकन कौन करता है, एनालिटिकल आपका मूल्यांकन ना। और उसमें होलिस्टिक में क्या होता है, रूब्रिक्स में समग्र में उसको सबको एक साथ मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लड़ेगा डायरेक्ट जो बता रहे हैं। एक यहाँ पे अगला जो है ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है प्यारे साथियों, एक अच्छे मूल्यांकन के गुण कौन से हैं। एक अच्छे मूल्यांकन जो होता है क्या अच्छा है, उसका क्या विशेषता है, तो वैधता, वैलिडिटी एकदम हो, वैध हो हर जगह, विश्वसनीयता हो, उसमें कोई शक न कर पाए कि मूल्यांकन गलत है, पक्षपातपूर्ण है, जी बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठता हो, कोई माने ऐसा ना हो कि कोई मूल्यांकन करे तो उसका बदल जाए, फिर नहीं बदले नहीं, उसका कोई भी तरीका से मूल्यांकन हो तो उसका एक सटीक आय विश्लेषण, वही ऑब्जेक्टिव होता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा आपका सही। तो 22 का क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 22 का डी। चलिए अगला देखते हैं प्यारे साथियों, नीप 2020 के अनुसार परख क्या है, यानी कि नीप 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परख क्या है, तो एक नया स्कूल है, जी बिल्कुल गलत है, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जो कि जान जाइएगा सभी बोर्डों के बीच में जो है, सभी स्कूल बोर्ड है उसके बीच में क्या करना है, सामंजस्य बैठाना है, ठीक है ना। या आपको जैक बोर्ड हो या सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो या जो भी बोर्ड है, सब बोर्डों के बीच में सामंजस्य बैठाना है। और परख जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा, उसको हम बताएंगे भी, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आपका भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कौन है, परख है, परख आपको हिंदी में भी ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना, अब ऐसे भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, परख
फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहे 24 में परख में पी का अर्थ क्या है, तो पी से क्या होता है, तो प्रोग्रेस होता है जी, बिल्कुल नहीं। पी से प्लानिंग होता है, नहीं। तो पी से परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस होता है ना। पी से परफॉर्मेंस होता है, असेसमेंट होता है, आर से रिव्यू होता है। ये पूरा जो प्यारे साथ हुए वो फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में भी पूछ सकता आपको है, एस से क्या होता है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट। और पी से क्या होता है, परफॉर्मेंस। इस प्रकार से अब एग्जामिनर पूछता है, पी से क्या होता है, परफॉर्मेंस, एस से क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, पी से परफॉर्मेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परख का मुख्य उद्देश्य क्या है। परख का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को छात्रवृत्ति देना, जी बिल्कुल नहीं। विभिन्न स्कूल बोर्डों के बीच में सहयोग और मानक स्थापित करना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी स्कूल बोर्डों के बीच में जो है ये सहयोग करना है, याद रखिएगा साथियों। 360 मूल्यांकन और परख, ये आपको सवाल आने की भी आई है, आपको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। यहाँ सवाल बिल्कुल आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगला जो है 26 नंबर सवाल है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो है नीप 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, 360 रिपोर्ट कार्ड कैसा होनी चाहिए। केवल शिक्षक द्वारा भरा गया, जी बिल्कुल गलत हो गया। फिर यहाँ पे केवल जहां है जहर वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है। समग्र, जी बिल्कुल आ रहा है। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। छात्र की विशिष्टता को दर्शाने वाला, जी बिल्कुल समग्र बच्चे का उसमें होगा। संज्ञानात्मक पक्ष हो, संज्ञान का, भाव का, शारीरिक का, हर पक्ष का मूल्यांकन इसमें करना है। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट, यहाँ पे डी में केवल जहर वर्ड है, ये होगा नहीं। हो गया 26 का डी करेक्ट नहीं है, 26 का सॉरी सी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल जो है क्या है, बेहतरीन है सवाल, ध्यान दीजिएगा। 360 डिग्री मूल्यांकन में कौन कौन शामिल होता है। स्वयं छात्र करता है, ठीक है, सहपाठी भी उसको मूल्यांकन में नंबर देंगे, जो नया आपको मूल्यांकन होगा। शिक्षक भी, और आपको उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। जो नया आप लोग इसको देख के बड़ा अचंभित होंगे, लेकिन याद रखिएगा जो नया शिक्षा नीति जब क्रियान्वयन होगा तो स्वयं भी अपना बच्चा आकलन करेगा और उसके सहपाठी लोग भी उसको अंक देंगे, इसलिए बच्चा हर लोग से क्या होगा, सहयोग करने की भावना डेवलप करेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बोलता है कि बच्चे के अंदर सहयोग की भावना विकसित करना है, तो याद रखिएगा। तो पीयर असेसमेंट भी होगा, बच्चे उसके साथी लोग भी उसको अंक देंगे, मार्क्स देंगे, इसलिए सभी से अच्छा व्यवहार रखेगा। इसलिए आप जो है ध्यान दीजिएगा कि तीनों शामिल होते हैं, सहपाठी मूल्यांकन 360 में सभी शामिल होते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल क्या कहता है। 28 नंबर सवाल कहता है, प्यार से ध्यान दीजिएगा। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एचपीसी, डायरेक्ट एचपीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो ए से होलिस्टिक, पी से प्रोग्रेस, सी से कार्ड, किस पर केंद्रित है। केवल आ गया तो ये कार्ड देंगे, जहर वर्ड नेगेटिव वर्ड है। छात्र के संज्ञानात्मक, दिमाग का, भावनात्मक, हृदय का, क्रियात्मक, शरीर का पूरा, तो आपका यही आपका करेक्ट हो जाएगा सही। यहाँ पे केवल बोल दिया, जहर वर्ड होगा नहीं। फिर यहाँ पे जहर वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड है तो होगा नहीं, नेगेटिव ही सब है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर साथियों है, नीप 2020 के तहत मूल्यांकन में क्या बदलाव प्रस्तावित है। तो रटने की क्षमता जहां बोलेगा ये काट देंगे। योग्यता आधारित, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जी बिल्कुल योग्यता आधारित जो है ये आपका बेस्ट है साथियों। योग्यता आधारित क्या है, मूल्यांकन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केवल आ गया तो ये होगा नहीं, और ये आपको नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। आज का लास्ट सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, परख का फुल फॉर्म है क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखिए सवाल साथियों, लास्ट सवाल है आज का 30 नंबर, बोला है कि परख का पूर्ण रूप क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पीस परफॉर्मेंस किसमें है, तो पीस परफॉर्मेंस प्राइमरी है तो ये होगा नहीं। सी में परफॉर्मेंस तो है,
ए से असेसमेंट नहीं है तो ये अभी नहीं होगा। फिर यहां से डी में पी से परफॉर्मेंस नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, पी से परफॉर्मेंस हो गया, ए से असेसमेंट हो गया, आर से रिव्यू हो गया, ए से एनालिसिस हो गया, फिर आपका के से नॉलेज हो गया और आपका ए से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया। तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, नॉलेज और फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट याद रखिएगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। 360 मूल्यांकन, फिर आपका परख, ये सभी इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, यहां से सवाल छपने की ज्यादा चांसेस है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी। तो आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि जेटेड सीडीपी में आप 30 में 30 लाएं और जेटेड परीक्षा में आप 120 प्लस लाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच से। यहाँ पे लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी और आप जरूर आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और अच्छे नंबर से पास करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। और आपको नोट्स, सिलेबस नोट्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा और डेली आपको जो है पैड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पे लगातार जो प्यारे साथियों है पैड ग्रुप में डेली आपको टेस्ट मिलेगा। आपको पता ही है जो लोग जुड़े उनको टेस्ट मिल रहा है और 2 से 3 बार हम आपको रिवीजन करा देंगे इस नोट्स को। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और याद रखिएगा आपका पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है। याद रखिएगा शिक्षा वह सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, जो संविधान निर्माता हैं, जनक हैं। याद रखिएगा आपका पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आप हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने ठान लिया है तो आपकी जीत होगी, मान लिए हैं तो हार होगी, ठान लिया तो जीत होगी। और जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों आप पढ़िए पढ़िए और आप सफल हो रहे हैं, आपको सफलता का दौर खत्म होने वाला है, आप सफल होने वाले हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सफल हो रहे हैं। आप पढ़िए, केवल पढ़िए, आपको कोई रास्ता नहीं है, पढ़ेंगे आप सफल हो रहे हैं। 10 साल बाद मौका मिल रहा है आपको है जेट परीक्षा में और 2-3 महीना मेहनत कीजिए, आपके रिजल्ट आपके पक्ष में होगा और सफलता खत्म होने वाला है। आप सभी को जय हिंद, जोहार।